छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन हमारे अनदर ब्लास्टिंग एपिसोड में। हाँ जी दोस्त, अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर आपको एक मोटिवेशन स्टोरी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। आज के जो हमारे गेस्ट है उनके अचीवमेंट्स मैं थोड़े से गिना देता हूँ। 10th में वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, फिर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे विद 9.2 सीजीपी। और उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम जॉब को परस्यू भी किया एज अ पब्लिक सर्व। उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया और आज वो अपने सिस्टर के साथ 475 करोड़ फंड मैनेज भी कर रहा है। थ्रू आउट डिस्कशन जितने भी हुए बहुत ही मजा आया। हमने ये जाना मार्केट क्यों इस ऊंचाइयों को छू रहा है, क्या रीजन है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम सिद्धार्थ शर्मा जी। थैंक यू और वेरी वेलकम सिद्धार्थ जी। इट्स माय प्लेजर कि आप फाइनली हमारे डेस्क पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि आज का एपिसोड बहुत ही ब्लास्टिंग होने वाला है बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोफाइल यू हैव। अपना ड्रीम आपने परस्यू किया और उसके साथ साथ आज आप 300 करोड़ आप मैनेज भी कर रहे हो। इट्स रियली वंडरफुल। तो सिद्धार्थ जी, आगे थैंक यू। बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दें और उसके बाद हम सवाल जवाब शुरू करेंगे प्लीज। वेल, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए एक बहुत क्रेडिट की बात है आज आपके साथ आना और आपके साथ जुड़ना और अपने व्यूअर्स को और अपने दर्शकों को ये बताना कि इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में ले जाना। बट उससे पहले क्योंकि आपने मेरा प्रोफाइल जान लिया है तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी एक इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करी है थापड़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पब्लिक सर्विस में काम किया है कुछ टाइम। उसके बाद फिर मैं अपनी फैमिली ओन बिजनेस में आया जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थे। सो मुझे ये रियलाइज हो गया कि एक ऑन्टरप्रेन्योरल एक स्पिरिट जो होती है वो डे वन से आपके अंदर होती है। आपको बस उसको तलाशना होता है और आपको ये देखना होता है कि आप उसको राइट तरीके से किस तरीके से एनफोर्स करते हैं जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। एंड फाइनली मुझे आज ऐसा लगा कि इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में आकर के ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक दुनिया है। और क्योंकि ऑलरेडी एक ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है, मेरी एल्डर सिस्टर ने ये पूरा बिजनेस का सेटअप किया है मेरा मनी ट्री पार्टनर्स के नाम से। तो इसमें एक वैल्यू एडिशन करना और इस बिजनेस को दूसरे लेवल पे ले जाना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोफाइल है। और आज इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़ना, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करना, काफी मीडिया हाउसेस के साथ काम करना, लोगों के पैसे मैनेज करना और उनके गोल्स को अकम्प्लिश करना आई थिंक मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। और मैं देखता हूँ कि शायद टिल द एंड ऑफ माई लाइफ आई विल बी डूइंग द सेम थिंग, अलग अलग फॉर्म। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर, जैसा कि आपने यहाँ पे, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आज आप कितने 100 या कितने थाउजेंड या फिर कितने करोड़ आज आप मैनेज कर रहे हैं एज अ वेल्थ मैनेजर। वेल, ये देखिए, एक मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ जो होता है वो एक एक प्रोसेस होता है, ये कोई इवेंट नहीं होता कि आज हम 100 कर रहे हैं या 200 कर रहे हैं। आज जो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है मनी ट्री पार्टनर्स, वो मोर देन 475 करोड़ का जो एसेट्स है वो मैनेज करती है। जिसमें मैं और मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो दोनों हम लोग मैनेज करते हैं। और मेरे ख्याल से इसका घटना और बढ़ना इन दोनों का ये बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कितने अपडेटेड हैं, आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस काम के लिए आपको आपको असाइन किया गया है इन्वेस्टर ने, जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन है, क्या आप उस काम को अकाउंटेबल तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, रिस्पॉन्सिव तरीके से कर पा रहे हैं। आप उनकी वेल्थ को अपनी वेल्थ समझ के जितना आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिली काम करते हैं, आप अगर उस तरीके से आप करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस सेट हो जाता है। सो मैनेजिंग दिस 475 crores is right now our statistics। बट गोइंग फर्दर हम चाहेंगे कि हम भी 4 डिजिट करोड़ में इस वेल्थ को मैनेज कर सकें। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर, अगला सवाल जो आता है कि राइट नाउ जैसा आपने मेंशन किया 475 करोड़, व्हाट इज योर ड्रीम? जो फोर फिगर है सर, वो फोर फिगर के आप पहले मुझे ये बताएं। मुकेश जी, ये आपने एक बहुत ही टची क्वेश्चन मुझसे पूछा है। मेरे ख्याल से
एक 475 करोड़ से लेकर एक 1000 करोड़, जो कि एक हमारा ड्रीम है, मेरे लिए एक्चुअली 1000 करोड़ इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उस प्रोसेस को पूरा एंजॉय करना, अपने इन्वेस्टर्स की जर्नी में पार्टिसिपेट करना, उनके गोल्स को अकम्प्लिश करना, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हर एक पल को, चाहे वो इंक्रीमेंटली 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, अगर जब हम इंक्रीमेंट भी करते हैं, उसको एंजॉय करना टू द फुलेस्ट, बिकॉज आप अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगाते हैं, आप अपनी पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हैं। आपके पास जितने एक वेरिएबल्स हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनको समझते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, रादर देन ये बोलना कि मेरा गोल 1000 करोड़ है या 1500 करोड़ है या 2000 करोड़ है। तो वेल मैं सेड इस आपने। क्वेश्चन को आई थिंक इस तरीके से आंसर करना पसंद वेल सेड आपने बड़े अच्छे से घुमा दिया। चलिए चलिए करूँ। सर, चलिए सिद्धार्थी, अब शुरू करते हैं असली सिलसिला। तो सर, जो सबसे पहले जो सवाल है ना मेरा, आज जो मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, जिस तरह से मार्केट हमने आज भी देखा कि फेड मीटिंग में जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो आज मार्केट अगेन एक नया ऊंचाई की ओर गया, नया हाई हमें दिया। तो सर, इसका मेन कारण कौन है? इसका मेन क्या कारण है? क्या फंडामेंटल रीजन है, या फिर क्या लग रहा है कि कौन इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है, और आपको So, क्या लगता है कि ये कितना आगे तक जा सकता है, या फिर ये बबल है? क्या है इसके बारे में थोड़ा? मुकेश जी, ये जो सवाल है ना, ये मेरे पास हर दिन अलग अलग तरीके से, इनफैक्ट हर दिन तो कहना एक छोटी चीज होगी, हर मिनट एक अलग अलग तरीके से ये सवाल आता है। ये जो मार्केट जो ये नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, आज हम्म। हमने सेंसेक्स के लेवल पर 70,000 क्रॉस कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो एक उसके जो उसका जो कारण है वो बहुत सिंपल, वो है, एक इंडिया एक बहुत ही रेजिलिएंट और बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनती जा रही है, जिसके कारण जो पूरा वर्ल्ड है वो आज इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की तरह देख रहा है। और क्योंकि आज की डेट में हम बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से, और क्योंकि आज पैसे का आयात और निर्यात बहुत इजी है, उसके वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आज हम एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगर मैं एक एक टॉपिक को छू के, मतलब क्या कारण है जिसके कारण हम बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कल रात को ही अपनी ब्याज दरों को काटने का सोचा है। जब ब्याज दर कटती है, जो पैसा होता है वो एक इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फ्लो होना दोबारा से स्टार्ट होता है। और इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्ट्री में भी देखा गया है कि जब भी इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो करता है, तो वो कुछ डीप पॉकेट्स हैं इमर्जिंग मार्केट में जहां पैसा फ्लो होता है। उसमें चाइना एक एंटिटी है, इंडिया, रशिया एक एंटिटी है, और ब्राजील एक एंटिटी है, और साउथ अफ्रीका भी कुछ हद तक एक एंटिटी है, जहां पैसा आता है डेवलप्ड जोन से और इन मार्केट्स में वो लगता है। बट क्योंकि इस समय इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं, इंडिया की जो गवर्निंग पॉलिटिक्स है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी कोर में है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है जहां वो पैसा बढ़ सकता है और बन सकता है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो एक मेजर इन्फ्लोज जो कनाडा या फिर जो चाइना या रशिया फ्लो हो रहे थे, उसका एक मेजर डाइवर्जन इंडिया की तरफ आ रहा है, जिसके कारण हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एक नई बुलंदियों पे जा रहा है। इसके कारण जो बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जो एक स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को गवर्न करते हैं, वो एक इन्फ्लेशन है। जिस तरीके से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज लेकर आता है इन्फ्लेशन को, तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो देखा गया है कि वो बहुत ही लॉजिकल और सब्सटैंशियल है। कोई भी उल जलूल डिसीजंस मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नहीं सुना। तो उसके कारण भी एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिच क्रिएट करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उनका आना और उस पैसे को इन्वेस्ट करना इस मार्केट में, सो दैट वो पैसा ग्रो करे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका जो ये सरकार प्ले कर रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इस कंट्री में लेकर आने के लिए, वो एक बहुत अहम भूमिका है। क्या आप सोच सकते थे कभी कि डिफेंस में एफडीआई ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, जहां मतलब आई मीन कोई भी इंटरनेशनल कंपनीज आएगी वो एफडीआई ला सकती है। आज पीएलआई स्कीम देख लीजिए, जहां पे
सारे देश की जो इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड्स हैं, एमएनसीज, जैसे एप्पल हो गया या सैमसंग हो गया या फिर क्वालकॉम हो गया, वो अपनी पूरे पूरे प्लांट्स इंडिया में इन्वेस्ट करना, स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट इंडिया की जो ग्रोथ है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये तो बहुत जायज है कि उसके कारण हमारी जो एक स्टॉक मार्केट की जो नींव है वो दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत स्ट्रांग जो पॉइंट है वो ये है, आज की डेट में बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे आपके जैसे चैनल्स है, या जिस तरीके से आप लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है मास तक पहुंचने में, डिफरेंट डिफरेंट एप्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहे हैं, वहां रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत स्ट्रांग ग्रो हो, और उसका लाइव एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं आईपीओ किस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण ओवरली सब्सक्राइब हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ये फैक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया इस कंट्री, इस अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में लगाकर, दैट हैड बीन अ प्राइम रीजन बिकॉज ऑफ विच आज हम एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और आप अभी वेट नहीं करिए, अभी आप देखिए पिछले अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि ये जो आपको ऊंचाइयां जो अभी लग रही है ना, ये ऊंचाइयां नहीं है। आप सोचेंगे कि शिट, हमने 70,000 के सेंसेक्स लेवल पे क्यों नहीं बाय किया। ये एक धारणा मैं एक हर एक इन्वेस्टर के मुख पे देख पा रहा हूं, और ये हर एक ट्रेडर, हर एक वेल्थ मैनेजर कंप्लीटली एनालाइज और अप्रिशिएट कर पा रहा है कि ये जो लेवल्स हैं, ये ऑल टाइम हाई जो बना चुके हैं, ये किसी जमाने में एक लो कंसिडर किया जाएगा। तो आई मीन ये एक मेजर रीजन है कि इसको एक यूफोरिया और एक बबल ना देखकर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की तरह अगर देखा जाए कि इंडिया के जो फंडामेंटल्स है वो प्राइमली बहुत रोबस्ट, बहुत रेजिलियंट है, बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है ये वर्ल्ड के लिए, जिसके कारण इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा जो मार्केट है वो नई बुलंदियों को छू रहा वाह, ग्रेट ग्रेट, आपने इतना बेहतरीन जवाब दिया है कि मेरा अगला सवाल तो खत्म हो चुका है, बट स्टिल मुझे पूछना पड़ेगा। आप ये बताइए कि सर, इन्वेस्टर जो है ना, उसको डर लगता है। ये गेम, ये पूरा खेल ही डर का है। अगर मार्केट यहाँ से 20% करेक्शन हो जाए तो लोग बेचना चालू कर देते हैं, राइट? तो मुझे ये जानना है कि क्या ये सही समय है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है, हो सकता है मार्केट कल यहाँ से करेक्शन हो जाए, तो क्या हम यहाँ पे बेच दें, या फिर जैसा अभी आपने पूरा समझाया हम वेट करें कि ये कुछ दिनों बाद, 3 महीने बाद ये एक लो कहलाएगा और लोग पछताएंगे कि भाई हमने क्यों बेचा है। है। मुकेश जी देखिए, ग्रीड और फियर इस मार्केट की एक बेसिक इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको डिफाइन करता है। अगेन, जब मार्केट्स इसराइल के टाइम गिरा था, तो जो वो जो फियर फैक्टर जो मैंने लोगों के अंदर देखा, जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, जो मैंने वो जो फियर फैक्टर देखा, और उससे बड़ा जो फियर फैक्टर जब कोविड का ऑनसेट हो रहा था और मार्केट्स बार बार अपने सर्किट्स लगाया जा रहा था, लोअर सर्किट्स, जब मैं वो देख रहा था, मुझे वो एक फियर फैक्टर अपने इन्वेस्टर्स के अंदर दिख पा रहा था। लोग बहुत ज्यादा फियरफुल थे कि उनका प्रिंसिपल इरोड ना हो। लोग इस चीज को लेकर फियरफुल थे कि क्या मार्केट्स रिबाउंड कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। लोग इस तरीके से फियरफुल थे कि अगर रिबाउंड किया तो कितने टाइम में रिबाउंड कर पाएगा, 1 साल 2 साल, कहीं उनके पूरे पैसों का कहीं लॉस ना हो जाए। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने एक स्पेक्ट्रम के एक कोने में देखे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में, 2021 में हमने 60,000 के सेंसेक्स लेवल को ब्रीच किया, और आज हमने 70,000 के सेंसेक्स लेवल को ब्रीच किया, तो तब भी मैं लोगों के दिमाग में एक फियर देख पा रहा हूं, अरे ये कहीं यूफोरिया तो नहीं है, ये कहीं बबल तो नहीं है, कहीं 20% का करेक्शन तो नहीं आ जाएगा। तो ये जो ग्रीड और फियर है ना, ये तो पूरे टाइम चलता रहेगा मार्केट। हम्म। लेकिन जो मैंने जो एक ऑब्जर्व किया, और एक एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ वेल्थ मैनेजर, मैंने जो रियलाइज किया, अगर आपकी साउंड नॉलेज है कि अगर ये जो मार्केट्स बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, मार्केट्स गिर रहा है उसका कारण क्या है, अगर आप उन पैरामीटर्स को बहुत टैक्टफुली अगर आप देखें, तो आप देख पाएंगे सर कि ये जो ग्रीड ऑफ फियर है ये तो पीछे रह जाएगा, लॉजिक सामने आ जाएगा, और इन्वेस्टर्स, ये जो 70,000 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये देख पाएंगे कि टेक्निकली
जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, अर्निंग पर शेयर, ये सारे के सारे बिल्कुल फेवरेबल पैरामीटर्स के अंदर इस समय रोटेट कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पीटस देंगे, जिसके कारण उनकी वेल्थ की एप्रिसिएशन होगी। और इस समय जो मेजर जो इवेंट है वो इंडियन मार्केट्स में, वो एक नेशनल इलेक्शंस है, और एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर, जहां से पॉलिसी की कंटिन्यूटी हो, और उस पॉलिसी की कंटिन्यूटी के कारण वो देख पाएंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और ये अगेन मैं आपको दोबारा मार्क कर रहा हूँ, ये 70,000 का जो लेवल है, वहां जिन लोगों को ये महंगा लग रहा है वो ये सोचेंगे कि अरे ये तो बस छूट गई हमारी, हमें इन लेवल्स को ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये हमें एक, अगर तब इन्वेस्ट करते तो आज हमारा पैसा जो है वो काफी मल्टीफोल्ड बढ़ चुका होता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये एक यूफोरिया नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पैरामीटर्स है जो इंडिया के हैं, चाहे वो, और अगेन इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर्स, चाहे वो जीएसटी फिगर्स हो, इनकम टैक्स फिगर हो, ई वे बिल हो, क्रूड के प्राइसिंग हो, इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ फिगर्स हो, डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस हो, वो सारे के सारे इतने फेवरेबल है इस समय कि मैं इन्वेस्टर्स को ये एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस समय अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं अपना पैसा, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, इनफैक्ट आपका पैसा बढ़ेगा। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर आपने बड़े अच्छे से समझा दिया कि ये सही समय है, बट स्टिल येट अनदर ब्लास्टिंग क्वेश्चन। सर अगर अभी किसी को निवेश करना है, ऐसा कौन सा सेक्टर आपके नजर में लग रहा है कि भैया अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी बाकी है? मुकेश जी देखिए, मैं तो, हम लोग तो बहुत सारे सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उनमें इनफैक्ट एनालाइज करना भी छोटा वर्ड है, उनको पूरे सर्विलेंस के अंदर रखते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी वो डीप पॉकेट है या हम्म। सोने की खजाना है, ये जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे की बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, जितनी हम लोगों ने स्टडी करी है, एक डिफेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा ग्रो हो। पहली, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां पे आप अपने पैसे को ग्रो होते हुए देख सकते हैं, जिसका मैंने रीजंस ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। जो पीएलआई स्कीम के थ्रू, आप विश्वास नहीं मानेंगे मुकेश जी, इट इज एक्सपेक्टेड के 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्सीमेटली, नॉट इवन 20 कैलेंडर 23-24 के बीच में 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की काफी चांसेस है इंडिया में, हम्म। और जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट मिलने वाला है, और उसके कारण ये सेक्टर आगे बढ़े। इसके इसके अलावा मुझे जो फील होता है वो है एक पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, और उसका कारण सिर्फ ये है कि पीएसयू स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज देखी जा रही है गवर्नमेंट में, और जिसके कारण जो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है या फिर पीएसयू बैंक्स हैं, वो भी अपने एक नए हाइट की तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम एक नए लेवल को ब्रीच कर रहे हैं। ये एक डीप पॉकेट्स हैं, ये सोने का माइंस हैं, सोने की खजाना है, जहां अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, दे विल फाइंड दैट विल बी ऑल टुगेदर एट अ डिफरेंट लेवल। वाह वाह वाह। आप इस तरह से बता रहे हो जैसे लग रहा है हर तरफ पॉजिटिविटी है। वेरी नाइस। बट यस, अगला क्वेश्चन, यूएस इंटरनेशनल मार्केट, यूएस मार्केट, अगर हम उसकी बात करें तो क्या विचार है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आने वाले देखिए, दिन? इंटरनेशनल यूएस इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर आप बात करें, तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विचार है कि यूएस में ना एक काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जहां पे स्लो डाउन की बात करे जा रहे हैं, डेसिलरेशन, स्लो डाउन, स्लम्प, ये सारी बातें करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से फेड और यूएस गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज बन रही हैं, मुझे उस हिसाब से लगता है कि यूएस एक स्लो डाउन स्टेट में नहीं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट फिगर्स देखें यूएस की, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.1। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स नहीं है यूएस। अगर आप यूएस की इन्फ्लेशन देखें, तो जिस तरीके से जेरी पोवल ने और जिस तरीके से बनान के आए आगे अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी एक देखा गया है कि वो अपने बैंडविड्थ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, प्रिंटिंग वो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, सरकार फिस्कल स्टिमुलस भी उस तरीके से दे रही है जहां पे एक स्लो डाउन की स्टेट ना आए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये देखा गया है कि यूएस एक स्लो डाउन की स्टेट में नहीं है। हाँ, एक एक स्लो डाउन से ज्यादा मैं चाहूंगा, मैं एक अलग वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जब मैं बोलूंगा एक प्लेट्यूइंग टाइप की आ रही है, जहां पे इन्वेस्टर्स
अपना बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 ट्रेडिंग साइकिल में देखें तो आप देखेंगे नैस्डैक या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने एक बहुत काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं यूएस को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की तरफ हर बार देखूंगा। अल्टीमेटली वही एक गवर्निंग अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड की, डॉलर इंडेक्स का ही बोलबाला है हर जगह। बट इन द कॉन्ट्ररी मैं ये भी बोलूंगा कि इंडिया का जो एक अट्रैक्टिवनेस है वर्ल्ड में, वो यूएस की अट्रैक्टिवनेस है बहुत ज्यादा। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। अब इससे मिलता जुलता सर एक अगला सवाल, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी रैली जो होता है सर, वो एक कंटिन्यू नहीं करता लगातार, कहीं ना कहीं थमता है। तो सर मुझे हम्म ये जानना है कि ये रैली ऐसे कौन से पॉइंट में जाके थमेगा जहां पे इन्वेस्टर को थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि हाँ भाई, यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, यहाँ से ये हो वेरी गुड। सकता है या वो हो सकता देखिए मैं ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर नहीं करना चाहूंगा कि 74,000 का सेंसेक्स लेवल ब्रीच हो जाएगा या 24,000 निफ्टी इंडेक्स बीट हो जाए, निफ्टी बीट करेगा, या निफ्टी जो आईटी है या निफ्टी बैंक्स 50,000 के आसपास ब्रीच करेगा। मैं आपको इस तरीके से नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा अभी भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज है वो काफी एक फ्री ट्रेडेड जोन में वर्क कर रहा है, जहां पे 22 का जो फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स देखा गया है, जो कि काफी काफी सूदिंग है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। ये मोरलेस प्रॉब्लम आती है जब हमारा 27 से 32 के बीच में पी मल्टीपल्स आएगा, और इसके साथ साथ जो मार्केट कैप टू जीडीपी है, अगर वो 100% के ऊपर बढ़ती है जैसे 2021 में बढ़ा था, तब प्रॉफिट बुकिंग का एक एक्चुअल लेवल है। तो इन पैरामीटर्स को अगर मैं देखते चलूं तो 74-75,000 का सेंसेक्स लेवल कोई बहुत डिस्टेंट रियलिटी नहीं है। आप ऐसा भी हो सकता है कि प्री इलेक्शन रैली में ही ये इंडेक्स लेवल आ जाए, और आपका अगर आपने 70,000, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो आपको लेवल्स इस समय हाई लग रहे हैं, यही लेवल्स एक पॉइंट पे आपको लो लगने लगेंगे। तो टेक्निकल पैरामीटर्स जब तक हमारे फेवर में है तो आप देख पाएंगे कि मार्केट्स बढ़ रहे हैं, आपका पोर्टफोलियोज बढ़ेंगे, और ये एटलीस्ट 74-75,000 का जो इंडेक्स लेवल है ना, वो कोई बहुत एक्सपेंसिव जोन नहीं होगा, बिकॉज सारे जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स है वो सारे फेवर इंडिया के फेवर में है। और उसका एक ही एक रीजन है, वो है अर्निंग। जो कंपनी के जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो भी सारे फेवरेबल अर्निंग्स आ रहे हैं, अर्निंग रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 74-75,000 का जो इंडेक्स लेवल है वो काफी सूदिंग है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है। और इन्वेस्टर्स अगेन इस लेवल्स को जो अभी जो ट्रेड हो रहे हैं इनको बहुत महंगा ना समझकर, यू विल बी एबल टू अचीव 74-75,000 ऑफ इंडेक्स लेवल वेरी वेरी सून। मैं ये बोल है। पाऊंगा। तो सर सून का मतलब मैं अगले साल इलेक्शन तक समझूं या फिर थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं? सर ये सवाल अब आप मुझे एक ऐसे कश्मकश में खड़ा कर रहे हैं जहां पे मेरे लिए आंसर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 74-75। देखिए देखिए, टाइम तो कोई भी नहीं कर सकता, मार्केट बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर जैसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई सेंटर में, एफडीआई बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क कर गए, वहां यूएस सेंट्रल बैंक्स ने अपने ब्याज दर गिरा दिए, तो ये तो कभी भी हो सकता है। अब आप खुद देखिए ना, इसराइल वॉर के टाइम हमारा इंडेक्स लेवल 63,900 पे था, और आज इंडेक्स लेवल 70,000 के अंदर के पास पहुंच गए सिर्फ एक महीने के अंदर। तो अगर इसी तरीके से बढ़ोतरी चलती गई और इसी तरीके से टेक्निकल पैरामीटर्स फेवरेबल रहे, तो सर इसका जवाब मैं क्या, इसका जवाब तो आप ही दे देंगे जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ग्रेट 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 सिद्धार्थ जी, मेरा मन तृप्त हो गया, आई एम स्पीचलेस। जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो, अरे सर, वंडरफुल, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में। बट यस, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर अगला जो सवाल है, क्या अभी भी जो इन्वेस्टर्स है जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए फाइनल टिप क्या होगा, जिन्होंने मिस कर दिया सर अपॉर्चुनिटी, बट ये इंटरव्यू देखने के बाद यस यार मुझे करना है, उनके लिए फाइनल? मुकेश जी, जो इन्वेस्टर्स अगर अभी सोच रहे हैं कि क्या बस मिस हो गई है, क्या उस बस में हम अब चढ़ सकते हैं और हम अपने पोर्टफोलियोज में बढ़ोतरी देख सकते हैं, तो मैं सारे दर्शकों को या व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि ये जो लेवल्स जो हमने अचीव किए हैं, ये आप और मैं पहली बार देख रहे हैं। बट मार्केट के लिए ये कोई बहुत एक्सेप्शनल अनोमली नहीं है। आप इन्वेस्ट कीजिए, बेधड़क होकर इन्वेस्ट कीजिए, अपने फियर्स को पीछे रखिए, और आप इस समय डायरेक्ट बढ़ोतरी करें, आगे बढ़कर आप इन्वेस्ट कीजिए। इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं,
कंजम्पशन जब भी ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकली कि जब भी इलेक्शंस आते हैं कंजम्पशन बास्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और क्योंकि इंडिया एक स्ट्रांग डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, वो उस कंजम्पशन को और बहुत स्ट्रांग बना देती है। एंड सर ये कंट्री बहुत रेजिलियंस की तरफ जा रही है, जहां पे जब सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मान रहे हैं, तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो कैसे फियर में रह सकते हैं? उनको तो इनफैक्ट ये लेवल्स बिल्कुल भी उनको डरना नहीं चाहिए। मैं उनको एज अ वेल्थ मैनेजर, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर यही सजेशन दूंगा कि आप प्लीज इन्वेस्ट कीजिए। अगर 4-5% का करेक्शन कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता है। जो भी अगर करेक्शन आए उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए, अपने पैसे को उन लेवल्स पे लगाइए, और आप देख पाएंगे, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप देख पाएंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आपके जो रिटर्न्स हैं वो इस तरीके से कैलिब्रेट हो जाएंगे कि आपका जो एक रुझान है इन्वेस्टमेंट्स की तरफ वो बढ़ेगा। और एट द सेम टाइम आप औरों को भी प्रेरित करेंगे कि हम लोगों को एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहां उनके जो गोल्स हैं जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो अकम्प्लिश हो पाएंगे। वाओ, वंडरफुल। सर एक बात तो कहना पड़ेगा कि मैं मोटिवेट हो गया, डेफिनेटली मैं कल और पैसे डालने वाला हूं, मैं कुछ उठाऊंगा ब्लू चिप फंड्स। वंडरफुल, वंडरफुल। बिल्कुल। वंडरफुल। तो सिद्धार्थ जी, सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इसको यहीं रखते हैं, और व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है जो सिद्धार्थ जी से अगर आप चाहते हो पूछना, तो प्लीज कमेंट करें, हम दोबारा सर को वापस लेके आएंगे हमारे शो में और इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सिद्धार्थ जी, इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग इन आवर डेस्क, और मुझे रियली में बहुत मजा आया। एंड होपफुली मैं चाहूंगा कि हमारे एक और सर है, तुपेश सर, मैं आप दोनों को डेस्क में एक साथ लेके आऊं, देन जुगलबंदी जो होगा सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, मेरे मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा दोबारा आपके शो पे आना। चलिए, ओके, थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर, माय लवली। प्लेजर। ओके ओके मुकेश जी।